चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो अब आफ्टरनून से इवनिंग की तरफ शिफ्ट हो गया, मेरे हिसाब से इवनिंग ऑलमोस्ट शुरू हो गया। हम लोग हिस्ट्री का कल पहला टॉपिक किए थे, क्या किए थे याद है? ओरिजिन ऑफ आपको सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ था, और उस विषय पर अनेक जो आपको स्कॉलर्स हैं उनका क्या मत है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना था। 3 पॉइंट ऑफ व्यू था। चलिए, पहले अब हम लोग आईवीसी का बात कर रहे हैं तो मैप बना लेते हैं एक बार पहले। अब अभी वाला क्लास आप लोग किस सब्जेक्ट का था? पॉलिटी या इकोनॉमी कुछ होगा ना? पॉलिटी। और साइंस का क्लास कब से शुरू हुआ आप लोग का? आज या कल? कल से ही ना? बनाने से पहले एक बार रुक जाइएगा, हमको बना लेने दीजिए, फिर हमको समझा देते हैं एक बार, उसके बाद फिर बनाइएगा। ठीक है, ये रफली भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा से पहली बात कि आपको 40 नंबर का सवाल का जवाब देना है। अब जैसे आप लोग पूछे कल मेरे से कि कितना पेज में लिखें, पेज से ज़्यादा अच्छा जो वेरिएबल होगा जिस पे आप ध्यान दीजिए वो है वर्ड, नंबर ऑफ़ वर्ड्स। क्योंकि हम, जैसे मेरी बात है तो हम एक पेज में हो सकता है 80 वर्ड लिखें। आप जैसे हम आपका देख रहे थे, आप बहुत ही कंडेंस लिखती हैं, नज़दीक, तो आप एक पेज में हो सकता है 150 वर्ड लिख दीजिए। तो क्या आप 150 वर्ड 10 पेज लिखिएगा? तो आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स का जो एक रफ़ जो नंबर जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है, देखिए, और हम उसका आपको जो पैटर्न जो हम मेरे हिसाब से जो मेरा जो एक्सपीरियंस भी रहा है और बाकी एग्ज़ाम में भी जो रेकमेंड करता है, यूपीएससी में जो 10 नंबर का सवाल होता है, मेंस में जो हम लोग 10 नंबर का सवाल लिखते हैं यूपीएससी में, ठीक है, उसमें बोलता है नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं रखिए, उससे कम में ही आप अपना जवाब दे दो। तो जब 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स बोल रहा है तो सिंपल सा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 वर्ड्स। तो रफली आपको 600 वर्ड का टारगेट 40 नंबर के लिए, 600, 700, 800, लेकिन कचड़ जैसे बहुत स्टूडेंट ये शुरू से ही रहा है, वैसा ही रहा है कि यूनिवर्सिटी में हम लोग जैसे लिखते हैं, कॉपी एकदम भर करके आगे 12 पेज लिख दिए। ये वाला एक होता है ना ट्रेंड कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या करते हैं, बस कॉपी भर देते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, यहाँ पर मैप एक पेज में नहीं बनाना है, यहाँ पर मतलब आपको बिना मतलब का जगह नहीं भरना है। देखिए, फाइनली आपके पास कोई इशारा नहीं है, आपके सामने सवाल है और आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आप कॉपी खाली तो नहीं छोड़िएगा। उस केस में आप कुछ लिखिएगा, ऑब्वियसली कचड़ा लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा
प्रोफेसर को जो दया आकर के जितना मार्क्स दे दे ठीक है, लेकिन जब आप तैयारी करके जा रहे हो, तैयारी आप करना पर्पस है, तो आपका पर्पस क्या है कि हम वहाँ अपने पास कंटेंट, नॉलेज, मटेरियल अपने दिमाग में स्टोर कर ले ताकि हम वहाँ पर उसको जा कर के यूज़ कर सकें। तो एक हम जब मेंस का एग्ज़ाम दे रहे थे, जेपीएससी के मेंस का हम बात कर रहे हैं, मेरे पीछे में लड़का बैठा हुआ था, ठीक है, और हम थोड़ा सा मतलब क्या बोलिएगा, मतलब हम शांत उतना रहने वाले नहीं, हम शांत नहीं रह सकते कुछ इधर उधर करते रहना, मतलब शांत नहीं बैठ सकते हैं बेसिकली। तो हम आंसर लिख रहे थे, तो हम पीछे पीछे मुड़ करके देखे। अब और वो सब्जेक्टिव, तो उसमें चीटिंग वाला कोई मोटिव नहीं था, बस हम देख रहे थे भाई तुम कहाँ पर हो, क्या लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो। तो हर पेपर में हम उसका देखें ना कि वो 40 जो 4 सवाल है, 40 पेज में 40 से 45 पेज उसका भरा रहता था हर एग्ज़ाम में, और मेरा भरा रहता था 20 से 25 पेज के बीच में। हम क्या किए, हम उसका रोल नंबर नोट डाउन किया कि मेंस का रिज़ल्ट आए तो हमको एटलीस्ट आइडिया हो कि हाँ वो जो अप्रोच है उसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं। वो लड़का नहीं पास किया था उस मेंस में, और मेरे को उससे बहुत ज़्यादा नंबर था और वो लड़का नहीं पास किया था। तो बस ये मतलब ये वाला दिमाग आप ये वाला जो सोच है कि बस 10 पेज लिख देंगे, 12 पेज लिख देंगे, वैसा सोच के साथ मत जाइए, अभी मत रखिए। फाइनली वहाँ पर अगर कुछ नहीं करने को रहेगा तब तो कुछ लिखिएगा ही, बट अभी का जो टारगेट है आपका 600, 700, 800 भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 800 के ऊपर जाना फिर कोई फ़ायदा नहीं देगा, 800 वर्ड्स के ऊपर जाना। अब जो हम लोग का जो कॉपी होता है, देखिए जैसे जो आप लोग कॉपी यूज़ कर रहे हैं वो सेम साइज़ का कॉपी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो उसका एक स्पेसिफिक पेपर कॉपी होता है, साइज़ होता है उसका, वो ये सब कॉपी से छोटा होता है। उसमें उस कॉपी में एक पेज में मेरे जैसा इंसान 80 से 90 वर्ड लिखेगा, और जैसे हम उनका देखें वो ज़्यादा लिखती हैं एक पेज में, तो वो हो सकता है 120-130 वर्ड लिखें, ठीक है। हाँ, वर्ड्स कोई काउंट, वो एक रफ आइडिया आपको वहाँ पर लेना है। देखिए वर्ड काउंट करने का हम अपना अप्रोच बता रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई एक बिल्कुल ही नया तरह का कॉपी मिल गया, ठीक है, जिस पे आप प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, तो आप ये पेज है, ये पहला लाइन है, हम 2 लाइन 3 लाइन गिन लेते हैं कि हर लाइन में कितना वर्ड है। हाँ, सब जोड़िएगा, कैसे नहीं, हाँ, पूर्ण विराम और वो सबको मत जोड़िएगा। हाँ, इज, आर, दैट, वो सब कुछ, हाँ वो सब, अरे सेंटेंस कैसे बनता है, वही सब वर्ड से बनता है ना, तो वो कैसे नहीं जोड़िएगा। और काउंट अगर आपको एक रफ आइडिया लेना है एग्ज़ाम में, एक बैठ कर गिनने मत लगिएगा कि हम कितना वर्ड लिखे हैं वो गिन रहे हैं। 2 या 3 लाइन में देख लीजिए कि एक लाइन में कितना वर्ड है और कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन में 8 वर्ड है और टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है 10, तो अप्रॉक्सीमेटली 80 वर्ड के आसपास हम लिख लिए होंगे। कम लिखे होंगे 70 लिखे होंगे, ज़्यादा लिखे होंगे 90 लिखे होंगे। कोई यहाँ पर RBI वाला मेरे ऊपर तो निगरानी लगाया हुआ नहीं है कि 80 70 कैसे हो गया, 90 कैसे हो गया, ठीक है। तो बस एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए। आप देख लीजिए आप एक पेज में कितना वर्ड लिखते हैं, उसके हिसाब से इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जो पेज होता है उसको भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ कॉपी में पेज को पूरा इस्तेमाल करते हैं ऊपर से नीचे तक, आपको नोट्स में भी वैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा रीज़न ये है वैसा आपको बोलने का। तो नोट्स में अगर आप जगह नहीं छोड़िएगा, तो मान लीजिए आपको कुछ लिखना है बाद में, हो सकता है ना लिखना, कहाँ लिखिएगा, जगह ही नहीं छोड़िएगा तो ऊपर नीचे अगल बगल कुछ जगह छोड़ना चाहिए। तो ऊपर में तो इतना जगह रहता ही है खाली, नीचे भी इतना जगह खाली रहता है,
साइड में भी ऐसा इतना जगह खाली रहता है और इधर में भी इतना जगह खाली रहता है, आपको बस इसी में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी अपने अपने जब प्रैक्टिस करते हैं तब भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मत भरा कीजिए, उतना पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नंबर ऑफ ये वर्ड्स और आपका इस तरह से है। अब देखिए आप डायग्राम कैसे बनाइएगा। डायग्राम अगर कम डिटेल वाला डायग्राम है, कम डिटेल वाला मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लेबलिंग नहीं करना है, लेबलिंग वाला समझ रहे हैं, जो मार्क करके हम लोग लिखते हैं कि ये क्या है वो क्या है, कम डिटेल वाला है, तो देखिए ये पेज है, इतना ही पेज है आपका, इसको 4 भाग में बांटिए और इस इतना हिस्सा में आपका डायग्राम होना चाहिए। अगर कम डिटेल वाला है तो, ज़्यादा डिटेल वाला अगर डायग्राम है तो फिर इधर भी चले आइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ तक पूरा में आप डायग्राम ही बना रहे हैं। इतना में डायग्राम बनाइए और फिर इसके बारे में यहाँ लिखिए, वो डायग्राम को एक्सप्लेन भी तो कीजिएगा पूरा पेज को। वो बेसिकली आप टीचर प्रोफेसर को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश मत कीजिएगा कि एक पेज में डायग्राम बना करके 4 पेज वैसे ही बना दे रहे हैं डायग्राम। 12 पेज अगर बिना मतलब का प्रोफेसर को आप पलटवाइएगा ना तो हो सकता है गुस्सा से कम मार्क्स दे दे, अगर आप आखिरी में अगर अच्छा लिखे भी हैं तब भी। आप समझ रहे हैं, आपका कोई आंसर चेक करना शुरू किया और पहला दूसरा तीसरे पेज में ही उसको दिख रहा है कि ये तो समय का बर्बादी कर रहा है, मतलब किसी तरह से खींच रहा है, वो हो सकता है आखिरी तक पहुँचे भी ना, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स बैठा दे। हाँ हाँ, लेकिन सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, मतलब पहला जो सवाल है उसको पहले ही लिखिएगा, उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा आप कि इसको हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा कि हम जगह कैसे छोड़ेंगे, आप एक रफ एस्टिमेट ले लीजिएगा कि 10 पेज आप लिखिएगा, 11 पेज लिखिएगा, मान लीजिए आपका 9 पेज में ख़त्म हो गया, तो जो खाली पेज बच रहा है उसको काट दीजिएगा और पीटीओ बार बार लिख दीजिएगा, तो प्रोफेसर जो है उसको आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सीक्वेंस को जनरली फॉलो कीजिए, रिस्की है। मान लीजिए देखिए आप पीटीओ का मतलब क्या होता है, कंपलसरी तो कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको एक मैसेज वहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं ना कि भैया देख लो, आगे भी कृपा कर दो देखने का। ओके, वो नहीं देखेगा तो आप क्या कीजिएगा। अगर प्रोफेसर अगर मिस कर जाता है आगे वाला पार्ट आपका आंसर का, आप फिर क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग का पूरा कॉपी बिना चेक किए हुए आपको मार्क्स बैठा देता है। तो अपनी तरफ से सेफ्टी अपना इंश्योर कीजिएगा, वो सब चीज़ लिख दीजिएगा पीटी, और ये सब जो पेज खाली छूट रहा है उसको क्रॉस आउट कर दीजिएगा। हाँ, पीटीओ पर कैसे, पीटीओ तो कन्वेंशन है, वो हम लोग आंसर में लिखते हैं हमेशा, जहाँ पर भी हमको कॉपी के नीचे में हम लोग लिखते थे स्कूल में, और यूज़ आप नहीं किए होंगे, लेकिन जहाँ पर हमको बताना होता था कि अब आंसर का नेक्स्ट पार्ट अगले पेज में, हम लोग लिखते थे नीचे में पीटीओ, वो कोई दिक्कत नहीं। कैसे वो क्या पीटीओ का ही मना नहीं रहेगा, आप हाय हेलो और वो उस तरह से लिखे हुए वो मना रहेगा, आप मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं या कुछ और कर दे रहे हैं, हाँ वो सब के लिए मना हो सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है हम जो इतना बड़ा बनाए हैं, आपको कॉपी में इतना बड़ा नहीं बनाना है, सिंपल सा, उस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू। देखिए आप जो है हड़प्पा वाला क्षेत्र, ये बेसिकली इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर
सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी इस एरिया में। एक मैप बनाइएगा भारत का और इस क्षेत्र को वो एनक्लोज कीजिएगा और यहाँ पर इसको क्या लेबलिंग कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, IVC। ठीक है। छोटा में ही आपको बनाना है। अब देखिए ये आप रफली हम इस मैप में आपको एक जगह यहाँ ये कौन सा देश का क्षेत्र है, हम जहाँ पे दिखला रहे हैं ये भारत का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा देश है, पाकिस्तान है। फिर यहाँ पर कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान। फिर यहाँ पर ईरान है, ईरान पहले ईरान है, पहले ईरान है, उसके बाद फिर इराक है। ठीक है, यहाँ पे ईरान है और फिर उसके बाद यहाँ पर इराक है। और आपको इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया आज के समय में इराक के क्षेत्र में पड़ता है। मिस्र दूसरा सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया का सेंटर इराक को बोलता है। मिस्र इसके जस्ट बगल में हो गया यहाँ पर। और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसे दिखला दीजिएगा इजिप्ट। पूरा वर्ल्ड मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेसोपोटामिया के ही जस्ट बगल में इजिप्ट था। ठीक है। और आपको जो मध्य एशिया का हम लोग जिक्र किए थे, उसमें मध्य एशिया को ही मार्क कर दीजिएगा। इस वाले क्षेत्र को आपको बोलेंगे मध्य एशिया। ठीक है। यही डायग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज में बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा हम लोग को ये इधर एक्सटेंड करना है। 1/4 में भी बना सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर 1/4 में बन करके हो जा रहा है तो 1/4 में बनाइएगा, और अगर ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आधा पेज, पूरा पेज मत भरिएगा। ठीक है। अब इसी मैप में हम लोग और कुछ जगह का बात कर लेते हैं। हाँ, दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको ये सिंधु नदी है, यहाँ पर एक ही कलर का पेन है ना, एक ही कलर का पेन है। ये जो रेखा है इस तरह से ऐसे बनाइएगा, और ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनाइएगा, ये है घग्गर हाकरा नदी, याद है? थैंक यू। हम लोग सिंधु घग्गर हाकरा सभ्यता नाम लिखे थे, सिंधु घग्गर हाकरा सभ्यता। और घग्गर हाकरा नाम जो है आप आंसर में बहुत बार यूज़ कीजिएगा। तो इसको ये ऐसे लाइन बनाइए यहाँ पर, और ये इसका नाम है घग्गर हाकरा। एक सेकेंड बस, घग्गर हाकरा रिवर। हाँ, वो पंजाब राजस्थान इसी एरिया में है। हाँ, ठीक है। इस मैप में आपको कुछ डिटेल, जितना डिटेल आपको डालना चाहिए, यहाँ पर आप एक जगह दिखलाइए, मार्क कीजिए यहाँ पर।
और वहाँ पर एक जगह का नाम है जिसका नाम है शोरतुगई। शोरतुगई। शोरतुगई अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, शोरतुगई जो जगह है, आंसर में आपको इस जगह का नाम का इस्तेमाल करना है और इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक, शोरतुगई के बाद आप लोग यहाँ पर दिखला सकते हैं, यहाँ पर मंडा और रोपर मेंशन कर सकते हैं। मंडा, रोपर। ठीक है, मंडा रोपर यहाँ मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर आलमगीरपुर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर मालवान, दैमाबाद, मालवान, दैमाबाद। ठीक है, फिर यहाँ पर सुतका, गेंदोर। और अगर मन है तो यहाँ पर और एक जगह का नाम है सुतका कोह। सुतका कोह, सुतका कोह। ठीक, ये सब जगह का नाम आप लोग बहुत कम लोग, ज़्यादा लोग नहीं सुने होंगे ना। पहली बार कौन सुन रहे हैं ये सब जगह का नाम? कुछ तो नाम आलमगीरपुर तो सुने होंगे, वो तो आपका जो जनरल आप लोग किताब पढ़ते हैं वो सभी रहता है। हाँ, ईस्टर्न जो आपको साइड है। मालवान, दैमाबाद भी हो सकता है कहीं पढ़े सुने होंगे। सुतका, गेंदोर, सुतका को कहीं सुने होंगे, लेकिन ऐसा नाम है कि भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। शोरतुगई। ये सारा जितना भी हम, ये बाउंड्री है बेसिकली हड़प्पा सभ्यता का। ये बाउंड्री है, मतलब जहाँ पर वो अंत हो जाता था, उसके आगे फिर हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। तो ये सारे जगह का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के लिए और डायग्राम के लिए। फिर अब आप बोलिए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर उतना। हाँ, बट आप मार्क कीजिएगा, सिंधु के जस्ट यहाँ पर किनारे में मोहनजोदड़ो मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक रावी नदी निकालिएगा और यहाँ पर हड़प्पा। ये डायग्राम अनक्लियर है क्या? बहुत सारा लाइन बन गया है क्या? हाँ, यहाँ पर भी अभी समझ में दिक्कत हो रहा है? नहीं, आप लोग के तो मेरे पास तो देखिए एक ही कलर का था पेन। ऐसे ये बहुत बार बनाएंगे, ये तो अभी आंसर में बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ये आपको सिंधु नदी है, ये रेखा सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, ये रावी नदी है और रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ये दो जगह का नाम मेंशन कीजिए, लेकिन ये दोनों जगह के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी जगह का नाम है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा तो आप पूरा आंसर में हड़प्पा ही लिख रहे हैं। ठीक है, बन गया ना डायग्राम?
एक्चुअली हम लोग अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम और जो इंट्रोडक्शन हम लोग पहला आंसर में लिखे, हम इंट्रोडक्शन आपको हर एक टॉपिक में बार बार नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि आईवीसी का जो इंट्रोडक्शन है वो तो हर क्वेश्चन में एक ही रहेगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखे हैं, उसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो उतना ही आपको लिखना ज़रूरी है, उसमें एक आध पॉइंट जोड़ दीजिए, एक आध पॉइंट घटा दीजिए, लेकिन उसको बहुत लंबा मत कीजिएगा कि पता चले पूरा सवाल इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म हो जा रहा है। अब हम लोग अगले टॉपिक में घुसते हैं। अगला टॉपिक बोलता है, अंग्रेजी में हम बता रहे हैं, एंटिक्विटी ऑफ आईवीसी। ठीक है, एंटिक्विटी का मतलब होता है कितना पुराना है, और जो आपका सिलेबस है उसमें क्या लिखता है उसका हिंदी? पूरा, वो आर्कियोलॉजी का बात कर रहा है। पुरातत्व तो आर्कियोलॉजी हो गया ना, वो सही ट्रांसलेशन नहीं है। बेसिकली सवाल ये रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना पुराना है, उसका शुरुआत कब हुआ, इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सवाल आपका रहेगा कितना पुराना है। एंटिक्विटी मतलब बहुत पहले का कोई चीज़ हो गया। ये डायग्राम मिटा दे। क्वेश्चन बस बता रहा। क्वेश्चन होगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातनता लिख दे रहे हैं। पुरातनता मतलब कितना पुराना है, पुराने वर्ड से आया है ये वर्ड पुरातनता। हाँ, पुरातनता या फिर इसी को बोलता है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी पर टिप्पणी कीजिए। सवाल इसी के बेसिक आपसे थीम यही रहेगा सवाल का, इस टॉपिक में जो पूछेगा। पुरातनता मतलब कितना पुराना है, उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब इसमें आप क्या लिखिएगा, आंसर लिखिए, शुरुआत कीजिए। देखिए अगेन हम एक लगभग हम इंट्रोडक्शन इसमें नहीं लिखवा रहे हैं। आईवीसी के पुरातनता पर टिप्पणी कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, आईवीसी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो आप उसके लिए उतना जगह छोड़ दीजिए, अपना लिख लीजिए कॉपी में कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। हम उसके आगे से शुरू कर रहे हैं आंसर। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन जो पहला वाला आंसर में है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सांस्कृतिक क्रांति, उत्तर पश्चिमी हिस्से में सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है, सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है
सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। जिसकी शुरुआत 6ठे शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसकी शुरुआत 6ठे शताब्दी ईसा पूर्व में मेहरगढ़ याद है, पहला एग्रीकल्चरल सेटलमेंट था। वीट का कल्टीवेशन का शुरुआत हम लोग को पहला एविडेंस इंडिया वहीं से मिलता है, ठीक है। राइस का उसके बाद मिलता है, बोलान वैली जो आप लोग बोलते हैं। तो क्या बोले हम, कहाँ तक बोले? नहीं, उसके आगे से शुरू कीजिए तो था। जिसकी शुरुआत करके कुछ बोले होंगे ना। मेहरगढ़ के कृषि समुदाय से देखी जाती है जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि थर्ड सेंचुरी। 12 से 2 आप फ्री हैं सर? हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चेंज करना पड़ेगा सर, क्योंकि 2-2 घंटा आप लोग को देना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। कुमार रोहित। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, उससे पहले क्या लिखे थे? जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मैच्योर आईवीसी को हम लोग क्या बोले थे? मैच्योर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में नहीं है ना? पैराग्राफ चेंज कीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको हिंदी में भी वही लिखते होंगे आप लोग, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे पेड़ पौधा का उम्र पता किया जाता है ना। आपको जीवाश्म जो होता है उसका उम्र पता किया जाता है, फॉसिल्स का। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के खोज से पहले, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के खोज से पहले हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व को हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व को मेसोपोटामिया सभ्यता के अस्तित्व कंपेयर करना को हिंदी में क्या कहेंगे? तुलना। सेंटेंस हम क्या लिख रहे थे? मेसोपोटामिया सभ्यता
के अस्तित्व के साथ तुलना कर उसकी पुरातनता निश्चित की जाती थी। बेसिकली यहाँ बोल क्या रहा है कि कितना पुराना है हड़प्पा, वो हम लोग साइंटिफिक मेथड से जान नहीं पाते थे, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग का खोज हुआ नहीं था। जब हम लोग के पास साइंटिफिक मेथड नहीं था तो हम क्या करते थे, मेसोपोटामिया वाले जो हैं, इंडिया अगर हिस्ट्री अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि इंडिया का जो हिस्ट्री, मतलब इंडिया में जो हिस्ट्री का जो ये है डेटिंग है अच्छे से नहीं है। मतलब जो तारीख वारीख है बहुत बढ़िया से आपको नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है भारत के इतिहास का। अगर वही कंपेयर करता है चाइना का जो इतिहास है, उसमें सारा तारीख आपको एकदम क्रोनोलॉजी क्रमवार अच्छे से दिया हुआ है। भारत में जिसका जो मन करता था वो वैसे करता था। लेकिन मेसोपोटामिया तो हिस्ट्री का सेंस इंडिया में थोड़ा ख़राब था। भारत में प्राचीन काल में इतिहास का जो सेंस था वो कम था। वो लोग डेट को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करते थे, तारीख को, ठीक है। लेकिन वही उसके अगर हम कंपेयर करें चाइना या फिर मेसोपोटामिया, वहाँ पर आपको प्रॉपर रिकॉर्ड था कि हाँ इस समय ये हुआ, उस समय वो हुआ। तो वो हड़प्पा का उम्र हम लोग जान नहीं पाते थे, क्योंकि साइंटिफिक मेथड था नहीं। जो उस समय का सोर्सेज है उससे हम लोग को पता चलता नहीं था। तो कंपेयर करते थे कि मेसोपोटामिया के समय वो रहा होगा, ठीक है। तो वही आपका इस सेंटेंस से बोल रहा है। फुल स्टॉप दीजिए और पैराग्राफ चेंज नहीं करना, इसी में आगे लिखिए, इसी में लिखना है। इसी आधार पर मेसोपोटामिया के साथ जो कंपेयर कर रहे हैं इसी आधार पर जॉन मार्शल इतिहासकार थे जो इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी और ये सब जो दिए थे, ठीक है, व्हीलर और मार्शल। तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता, इसी आधार पर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया। समझ रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या बात की है? पहला सेंटेंस में बोला कि रेडियो कार्बन डेटिंग का फैसिलिटी था नहीं, हम लोग के पास और कोई टेक्निक था नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया से कंपेयर करते थे कि शायद वो जिस समय एग्जिस्ट किया था उस समय हड़प्पा भी एग्जिस्ट करता होगा। और जॉन मार्शल जो हैं वही मेसोपोटामिया के साथ कंपेयर करके बोले कि वो भी इसी समय था, तो ये भी उसी समय रहा होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ आपका कॉन्टैक्ट भी था ना, ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट था। तो वो ये डिटरमाइन किए, पुराना ये डिटर्मिनेशन था। अब ये नहीं माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का समय काल रहा होगा 3250 से 2750। लेकिन ये बात कब की है? जब रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक अवेलेबल नहीं था, उस समय की ये बात है, अब की बात नहीं है ये। लेकिन आपको ये सब पॉइंट लिखना है। और ये जो इंसान जो वो जिनका नाम लिखवा रहे हैं उनका नाम आप लिखिएगा तो ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए। इसी पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। जब
मेसोपोटामिया सभ्यता का, जब मेसोपोटामिया सभ्यता के समय काल को संशोधित कर 2350 से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। पहले शुरुआत में 2750 से 3250 माना गया, फिर हिस्टोरियन लोग फिर और खोज किए, फिर रिवाइज कर दिए उस डेट को कि बोले कि नहीं 2350 से 2000 के बीच में होगा। और ये मेसोपोटामिया का बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो जब मेसोपोटामिया सभ्यता के समय काल को संशोधित कर इतना निर्धारित किया गया, उसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के समय काल को भी संशोधित कर 2350 से 2000 निर्धारित किया गया। उसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के समय काल को 2350 से 2000/1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। ठीक है, कहाँ से बताइए? इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के समय काल को भी संशोधित कर 2350 से 2000/1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। कोई दिक्कत नहीं लिख पाए हैं? देखिए, हम ये वाला सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं, जब संशोधित कर। संशोधन का मतलब क्या होता है पता है? पहले बोला जाता था कि 3250 से 2750 है, फिर हिस्टोरियन लोग नया ढूंढे, खोज किए, और फिर डेट को रिवाइज किए, बोले कि नहीं 3250 से 2750 नहीं है, 2350 से 2000 है। वो पॉइंट लिखे हैं। और जब मेसोपोटामिया का टाइम लाइन चेंज किया गया तो हड़प्पा का टाइम लाइन भी उसका शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि हड़प्पा को कंपेयर करके मेसोपोटामिया के साथ देखा जाता था। और ये सारी बात है कब की? जब रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक नहीं मौजूद था। आपसे पूछ रहा है कितना पुराना है, बस इतना तो नहीं लिख दीजिएगा ना कि 2600 से लेके 1900 था। 8 पेज लिखना है आपको, पूरा उसका हिस्ट्री लिखना होगा कि क्या माना, क्या क्या डेट माना गया है। हाँ? अगर सिंपल आप लिख दीजिए अपने आंसर में 2600 से 1900, कितना मार्क्स देगा पता है? 0 भी ना दे। आपको पूरा उसका हिस्ट्री लिखना होगा कि क्या माना जाता था, क्यों माना जाता था। पैराग्राफ चेंज कीजिए। हाल के समय में रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के आविष्कार के बाद, हाल के समय में रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के आविष्कार के बाद हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व काल को, हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व काल को, हड़प्पा सभ्यता का बहुत अलग अलग काल है, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा। तो हम लोग मैच्योर हड़प्पा पे फोकस रहता है। हड़प्पा सभ्यता मैच्योर हड़प्पा को बोलते हैं बेसिकली, परिपक्व हड़प्पा हिंदी में बोलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व काल को 2600 से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व
निर्धारित किया गया है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि ये डेट बहुत दूर नहीं है, जो ये 2600 से 1900 है सेम ही है, मतलब 2300 और 2000 बहुत दूर नहीं है इससे। तो ये जो पुराना जो अनुमान था मेसोपोटामिया के साथ, उस एस्टिमेट से ये 2600 से 1900 वाला जो है क्लोज है। अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, बट क्लोज है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी लिखना है कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही का नाम है, सब जानते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता तथा प्री हड़प्पा को हम लोग क्या लिखे थे कल, याद है? पूर्व हड़प्पा। हाँ, पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता तथा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा तथा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता तथा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, क्रोनोलॉजी, उसका हम लोग टाइम लाइन बताएंगे। ठीक है, और कितना पुराना है हम लोग को तो उसका जवाब देना है ना। एक ये तो वो एक रफ डेट आपको बता दिए आंसर में कि हाँ भाई शुरुआत में ऐसे ऐसे मानता था, ये डेट मानता था, आज के समय में ये डेट मान रहा है। और वो लेकिन वहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे सिर्फ परिपक्व काल का बात कर रहे थे, मैच्योर फेज। ये जो 2600 से 1900 लिख रहे हैं ये सिर्फ मैच्योर फेज है। ठीक है, अब हम लोग पूरा का डिटेल लिखेंगे। सबसे वो क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अच्छा, नाम हाँ बगल बगल वाले से देख के लिख लीजिए, या अगर हम मिटा रहे हो तो मेरे को मना कर दीजिए, हम रुक जाएंगे उस समय। सबसे पहले लिखेंगे पूर्व हड़प्पा। अथवा नवपाषाण काल। नवपाषाण क्या हुआ समझते हैं? नियोलिथिक, नियोलिथिक टर्म सुने हैं ना, नियोलिथिक, नियोलिथिक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और जो पूर्व हड़प्पा जो काल था वो एक्चुअली नियोलिथिक पीरियड था। और रफली आपको देखिए जो इंसान का इतिहास है उसके बारे में इतना जान लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले इंसान क्या चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया, औजार और हथियार ये सब के लिए, पत्थर का, पत्थर का। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर। नव का मतलब होता है नया, और नया पत्थर यहाँ पे एक्चुअली मीन नहीं कर रहा है, ये टेक्निक का बात अंतर है। हाँ, जो टूल्स हैं उसके चेंज हो जाता है। जैसे आपको आप बोल्डर समझते हैं, मान लिया लड़ाई हो जाए हम लोग के बीच में, हम लोग बोल्डर से उठा करके लड़ाई कर रहे हैं। अब लेकिन बोल्डर से लड़ाई करना कितना मुश्किल होगा आप समझ रहे हैं? पता चलेगा कि अगर 5 बार बोल्डर को उठा के मार रहे हैं, 2 बार तो अपने को चोट लगेगा। मतलब वो तो भारी होता है, अच्छे से हाथ में पकड़ाएगा भी नहीं। लेकिन वही आप कुल्हाड़ी से लड़ाई कीजिए, बोल्डर भी हथियार है, कुल्हाड़ी भी हथियार है, समझ रहे हैं? तो टेक्निक में जो ये ऐसे ही जो बदलाव आया ना, तो इसी कारण से आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये 3 काल में स्टोन एज को बांटा जाता है। सबसे पहले स्टोन एज आया, पाषाण काल, उसके बाद कौन सा काल आया? हाँ, फिर ब्रॉन्ज एज आया,
ब्रॉन्ज एज बोले चाहे कॉपर एज बोले, कॉपर का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद स्टोन में 3 है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। मतलब ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बस यहाँ पर हम ये लिखें इसलिए बस समझा रहे हैं। ब्रॉन्ज एज को आपको हिंदी में आपको क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और फिर उसके बाद क्या आया? नहीं, वो एक ही साथ देखा जाता है। मतलब कॉपर, देखिए कॉपर, ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर का एलॉय है। और एलॉय क्या क्यों बनाते हैं? उसके प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा फेवरेबल बनाने के लिए, मतलब जिससे इस्तेमाल, उपयोगिता जिससे उसकी बढ़ सके। सोना में हम लोग क्यों मिलाते हैं बाकी चीज़? कोई इंसान 24, आप 24 कैरेट का सोना कभी खरीदेगा? क्यों? गहना 24 कैरेट का खरीदेगा? हाँ? क्यों नहीं मिलता है? हाँ, वो जो 24 कैरेट का आप सोना खरीदेगा ना, टूट जाएगा, ऐसे ही कमज़ोर होता है। उसमें आपको जो भी मिलाता हो, कॉपर या जो भी मिलाता होगा सोने में, उससे बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है वो। तो कॉपर और ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ऑब्वियसली पहले ही कॉपर इस्तेमाल हुआ होगा तभी ब्रॉन्ज, लेकिन साथ में बोलता है। और फिर आयरन एज, फाइनली आयरन एज। भारत में अगर हम लोग रफली अगर बात करें, रफली बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह अलग अलग समय पे आया है। लेकिन अगर स्टोन एज, नियोलिथिक, देखिए नियोलिथिक कब कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं? लगभग, मतलब एंडिंग, इसका जब एंड हो रहा था उसका बात कर रहे हैं, 6000 5000 ईसा पूर्व में लगभग ख़त्म हो गया, ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। 3.5 तक होगा बेसिकली हमको लगता है, बट ये कोई वो नंबर नहीं है, स्ट्रिक्ट नंबर नहीं है, थोड़ा सा वेरी करता है। ब्रॉन्ज एज आपको तो जो हड़प्पा वाला काल है, बस वही ब्रॉन्ज एज था भारत में। तो लगभग क्या बोलिएगा, 3000 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल था वो ताम्र पाषाण काल था। भारत में लोहे का खोज हुआ 1000 ईसा पूर्व में। और इसके बाद आयरन एज या फिर लौह, क्या लौह काल बोलेंगे? लौह काल बोलते हैं, लौह युग, लौह युग। आप कॉलेज में चली गई हैं? आप कॉलेज में चली गई हैं कि स्कूल में हैं? कॉलेज में हैं? नहीं, आप बहुत हमको छोटी बच्चे लग रहे थे। उसमें कोई मतलब बुरा तो नहीं ना है? ठीक है, तो ये आपको पूर्व हड़प्पा काल अथवा नवपाषाण काल जो पहला पीरियड था, इसका समय काल बोलेंगे 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, इसका समय काल है 5500 से 3500 ईसा पूर्व। सेटलमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेटलमेंट को नहीं, वो CNT SPT वाला बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, अधिवा नहीं, चलिए हम कर लेंगे। लिखिए, अब इसके बारे में लिखिए। बलूचिस्तान तथा बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। बलूचिस्तान तथा
सिंधु के मैदान में सिंधु नदी के मैदान में, सिंधु के मैदान में मेहरगढ़, 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 मेहरगढ़ को मेहरगढ़, मेहरगढ़ तथा मेहरगढ़ तथा किली, किली गुल मोहम्मद, किली गुल और मोहम्मद नामक बस्तियों का उद्भव हुआ। बस्ती, सेटलमेंट को बस्ती बोल सकते हैं ना, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बस्ती बोल सकते हैं ना। नामक बस्ती, सेटलमेंट वर्ड का बहुत अलग अलग, आप बैंकिंग में बोलिएगा तो पैसा का जो लेन देन आपका जो फाइनल है उसको सेटलमेंट बोलेंगे। यहाँ पर आपको इस सेंस में वो सब वो सेटलमेंट नहीं है ये। नामक बस्ती का उद्भव हुआ। फुल स्टॉप देकर के लिखिए। सीमित कृषि, सीमित कृषि तथा गांव, गांव, गांव विलेज, गांव, गांव का सीजनल ऑक्यूपेशन, मतलब किसी महीने में रह रहे हैं, किसी महीने में नहीं रह रहे हैं। मौसमी ऑक्यूपेशन को क्या बोलेंगे, रहना, और मौसमी निवास, निवास। ऑक्यूपेशन नौकरी नहीं, मतलब घर को ऑक्यूपाई करना। हाँ, मौसमी वास, मौसमी वास बोलेंगे ना, या मौसमी निवास भी बोल सकते हैं। सीजनल ऑक्यूपेशन की शुरुआत हुई। देखिए पहले जो क्या था ना कि लोग घर बना करके नहीं रहते थे, एक फिक्स जगह पर नहीं रहते थे, घूमते रहते थे इधर से उधर। अगर कहीं गुफा मिल गया तो वहाँ पर जा कर के रह लिए, इस सीज़न में फिर आगे चले गए दूसरे जगह। तो पहली बार कोई घर बनाया होगा, समझ रहे हैं, और यहीं पर बना था पहली बार घर। और वो भी साल भर के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, मौसम के हिसाब से इस्तेमाल होता था। और बेसिकली बारिश वारिश के समय में इस्तेमाल करते होंगे, बाकी सीज़न में तो इंसान को उतना दिक्कत नहीं है, बारिश के समय में। तो क्या लिख रहे हैं, की शुरुआत हुई, जो कि आगे चलकर परमानेंट विलेज, परमानेंट गांव, स्थायी गांव में परिवर्तित हो गया।